दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल अक्सा की आवाज़ 2 में हार्दिक स्वागत है। अगर आप सबको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी आज की कहानी है मजबूरी। नीरज जैसे ही शाम को घर लौटा तो अंदर से किसी चीज के गिरने की आवाज़ आई। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और सीधा अपनी माँ के कमरे की तरफ दौड़ा। तो माँ हमेशा की तरह चारपाई पर लेटी थीं, लेकिन आज उनकी आंखें नम हो रखी थीं। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थीं। तभी नीरज की पत्नी सरिता भी कमरे में दाखिल हुई। तो नीरज ने कहा, सरिता, माँ क्या कहना चाह रही हैं? बार बार तुम्हारी तरफ इशारे कर रही हैं। तो सरिता कंधे उचकाती हुए बोली, अरे कुछ नहीं, वैसे भी इनकी आदत है हर वक्त इशारे करने की। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। एक तो मैं तुम्हारी माँ की बीमारी से तंग आ गई हूँ, अभी फिर से बिस्तर गंदा कर दिया है इन्होंने। मुझसे नहीं होता अब ये सब। बोलकर सरिता बड़बड़ाती हुई बाहर निकल गई। सरिता की बातें नीरज के दिल में तीर की तरह चुभ रही थीं, पर फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी आय इतनी नहीं थी कि किसी नौकरानी का इंतजाम कर सके। वो चुपचाप माँ के पास बैठ गया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन बहू के डर से नहीं बोल पा रही थी। नीरज ने माँ का बिस्तर साफ किया और दूसरी चादर बिछाकर लेटा दिया और फिर बोला, माँ आप कुछ कहना चाहती थी, कहो ना, मैं सुन रहा हूँ। तो बड़ी हिम्मत से कावेरी जी ने बोलने की कोशिश की, लेकिन तभी उनकी बहू सरिता दरवाजे से अंदर आ गई। बहू को देखते ही कावेरी जी एकदम से खामोश हो गईं। नीरज ने चौंक कर माँ की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक डर था, एक घबराहट, जैसे उन्होंने अपनी बात छुपा ली हो। सरिता ने कुछ कपड़े और दवा की बोतल मेज पर रखते हुए कहा, दवा का वक्त हो गया है, अगर आप फुर्सत में हैं तो अपनी माँ को दवाई दे देना। इतना कहकर वो वापस पलट गई। उसके जाते ही नीरज ने अपनी माँ के पास झुकते हुए कहा, माँ आप सरिता के आने से पहले कुछ कहना चाह रही थी, बताइए ना। तो कावेरी जी ने धीरे से आंख बंद कर ली और ना में सिर हिला दिया। कुछ देर तक नीरज अपनी माँ के पास बैठा रहा। उनके सोने के बाद अपने कमरे में गया तो देखा सरिता कमरे में नहीं थी। उसने इधर उधर देखा तो सरिता किचन में धीमी आवाज में फोन पर बात कर रही थी। हाँ माँ, रोज रोज एक जैसा गम, एक जैसा रोना धोना, तंग आ गई हूँ। मैं हमेशा इनका बिस्तर ही धोती रहूंगी? इंसान हूँ, कोई फरिश्ता नहीं। पता नहीं कब मरेगी ये बुढ़िया। ये सुनकर नीरज का दिल जैसे फट गया हो। थके कदमों से वापस आकर वो अपने बिस्तर पर लेट गया। उस रात उसे नींद ही नहीं आई। अगले दिन सुबह नीरज दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी कावेरी जी हल्की सी आवाज आई। तो नीरज ने अपनी पत्नी सरिता को आवाज लगाती हुए कहा, सरिता, माँ कुछ बेचैन लग रही हैं, तुम देख लेना, मैं दफ्तर के लिए लेट हो रहा हूँ। तो सरिता ने कहा, हाँ देख लूंगी, रोज ही बेचैन रहती हैं तुम्हारी माँ। तो नीरज ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप दफ्तर चला गया, लेकिन दिल वहीं अटका रहा। माँ का चेहरा, उनकी आंखों का इजहार कुछ ठीक नहीं लग रहा था। सरिता के कड़वे बोल बार बार उसे याद आ रहे थे। शायद आज कुदरत ने भी उसको वापस घर भेजने का फैसला कर लिया था। दोपहर के करीब अचानक फैक्ट्री से मीटिंग खत्म होने की खबर मिली तो नीरज बिना देर किए घर पहुंचा। जब गेट खोला तो घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। नीरज दबे कदमों अंदर दाखिल हुआ। तभी माँ के कमरे से एक बुलंद आवाज आई, कितनी भी बार कहा है तुम्हें कि मुझे तुमसे नफरत हो गई है? कब मरोगी तुम? कब जान छूटेगी इस गंदगी से? ये नीरज की पत्नी सरिता की आवाज थी, जो अपनी सास को कोस रही थी। उसके वाक्य नीरज के वजूद को चीरते चले गए। उसने जल्दी से दरवाजे को धक्का दिया तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। कावेरी जी चारपाई पर सहमी हुई बैठने की कोशिश कर रही थीं। उनके कपड़े अस्त व्यस्त थे, आंखों में आंसू थे और सरिता उन पर झुकी हुई थी। उनके चेहरे पर नफरत की तीव्रता साफ झलक रही थी।
ये सब देखकर नीरज के सब्र का बांध टूट चुका था। उसने तेज आवाज में कहा, बस करो सरिता, बहुत हो गया। इतना सुनते ही सरिता चौंक कर पीछे मुड़ी, जैसे चोरी करते पकड़ी गई हूँ। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में शर्मिंदगी की बजाय गुस्सा भर आया। अच्छा, तो तुम सब कब कुछ छुप कर सुन रहे थे? तुम्हें दुख नहीं होता जो मैं झेलती हूँ? पता नहीं ये बुढ़िया कब मरेगी। उसका इतना कहना हुआ कि नीरज ने एक जोरदार तमाचा सरिता के गाल पर जड़ दिया। पूरा कमरा खामोशी छा गई। बस एक गूंज बाकी रह गई। सरिता कुछ पल के लिए सन्न खड़ी रही, फिर आंसू भरी आंखों से कमरे से बाहर चली गई। नीरज ने माँ की तरफ देखा तो वो कांप रही थी। वो उनके पास बैठती हुए बोला, माँ, सरिता की बातों का बुरा मत मानना। वो भी पूरे दिन भर घर का काम करके थक जाती है। उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तो कावेरी जी ने कुछ नहीं कहा और आंखें बंद कर ली। कमरा अंधेरे में डूब चुका था। अब नीरज के दिल में एक अजीब सा बोझ था। वो सोचने लगा कि क्या मैंने हद पार कर दी? एक पति होकर अपनी बीवी पर हाथ उठाया। क्या वो सारा दिन थक नहीं जाती है? माँ के साथ रहना, हर घंटे दवा देना, सफाई करना, खाना बनाना और नींद की कुर्बानी, क्या मैंने उसके दर्द को नजरअंदाज किया? अब उसके दिल में एक जंग छिड़ चुकी थी। एक तरफ माँ का वो सहमा हुआ चेहरा जो हर पल आंखों के सामने घूम रहा था, और दूसरी तरफ सरिता की वो आंखें जिसमें पहली बार ख्वाब था और शायद नफरत भी। ये सब सोचती हुए नीरज बेचैनी से करवटें बदलते रहा। पूरा घर खामोश था, लेकिन नीरज के अंदर एक तूफान मचा हुआ था। दिल में एक पछतावा, एक बोझ था जिसने नींद को उससे कोसों दूर कर दिया। अगली सुबह कमरे की खामोशी ने रात की बातों को और भी गहरा कर दिया। सरिता बिना कुछ कहे नाश्ते के बर्तन रख कर चली गई। तभी कावेरी जी के कमरे से हल्की कराहने की आवाज आई तो नीरज जल्दी से अंदर गया। जाकर देखा तो कावेरी जी का हाथ बिस्तर के कोने पर था, जैसे कोई सहारा ढूंढ रही हो। तभी नीरज उनके पास बैठते हुए बोला, माँ, भूख लगी है, क्या खाना ले आऊं? तो कावेरी जी ने धीरे से सिर हिलाया। अब नीरज को समझ आया कि शायद माँ ने पिछली रात कुछ खाया ही नहीं था। वो जल्दी से रसोई में गया और माँ के लिए खाना लेकर आ गया। पास बैठकर जैसे ही अपने हाथों से खिलाने लगा तो कावेरी जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपते हाथों से नीरज का सिर सहलाया, जैसे कहना चाहती हूँ, शुक्रिया बेटा, तू देर से आया लेकिन आया तो सही। नीरज की आंखों से भी अनजाने में आंसू बह निकले। थोड़ी देर में खाना खिलाकर जब नीरज कमरे से बाहर निकला तो सरिता हॉल में बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर वो सुकून नहीं था जो आम दिनों में होता था। आंखों में उलझन, माथे पर सिकन और होठों पर एक दबदबा सा गुस्सा, जिसे नीरज कई दिनों से महसूस कर रहा था। नीरज ने उसके पास जाकर नरमी से पूछा, काफी देर से चुप हो, सब ठीक तो है ना? तो सरिता उसकी तरफ देखते हुए गुस्से भरे लहजे में बोली, क्या ठीक रह गया इस घर में? एक बीमार माँ जो हर वक्त तुम्हारा वक्त मांगती है और एक बीवी जो हर पल कुर्बानी देती है, मगर बदले में तुम्हारा एक नरम लफ्ज तक नहीं मिलता। ये सुन नीरज खामोश हो गया। सोचने लगा कि शायद जो सरिता कह रही है वो सच ही है। तभी सरिता ने फिर बात आगे बढ़ाई, देखो नीरज, तुम्हारी माँ की हालत अब वैसी नहीं रही जैसे पहले थी। डॉक्टर भी कह चुके हैं कि अब कोई सुधार मुमकिन नहीं है। दिन ब दिन उनकी तबीयत और बिगड़ती जा रही है और मैं तो अब थक चुकी हूँ। मेरे सब्र का भी बांध टूट चुका है। उसकी बात सुनकर नीरज ने एक गहरी सांस ली और धीमे स्वर में बोला, सरिता, मैं समझता हूँ कि तुम बहुत कुछ सह रही हो, लेकिन माँ भी तो बेबस हैं। उनका तो बस हम ही सहारा हैं। नहीं नीरज, अब तुम नहीं समझ रहे हो। तुम सिर्फ माँ को देखते हो, मुझे नहीं। सारा दिन उनकी सफाई, दवाइयाँ देखो और ऊपर से तुम्हारी खामोशी, इन सब ने मुझे तोड़ दिया है। कहते हुए सरिता ने एक गहरी सांस ली और फिर बोली, मैं तुम्हारी माँ की दुश्मन नहीं हूँ नीरज, मैंने भी उनकी सेवा की है, दिन रात जगी हूँ, लेकिन अब हर दिन एक जैसा हो गया है। उसकी बातें नीरज की रगों में घूमने लगी। सोचने लगा, क्या वाकई मैं इतना बेखबर रहा? क्या मैंने सिर्फ माँ का दुख देखा
और सरिता की खामोशी चीखों को नजरअंदाज कर दिया। एक पति होने के नाते क्या मैंने इंसाफ किया, ये सब सोचते हुए नीरज बिना कुछ कहे कुर्सी पर बैठ गया। सरिता की एक एक बात उसके आसपास गूंज रही थी। माँ कभी ठीक नहीं होंगी, कब तक ये सिलसिला चलेगा, कब तक मैं अपनी जिंदगी को एक मजबूर वजूद के साए में गुजारूंगी। ये वाक्य नीरज के दिल पर जैसे हथौड़े की तरह चुभ रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी सरिता ने फिर से कहा, अगर मैं बीमार हो जाऊं तो क्या मुझ पर भी उतना ही ध्यान दोगे जितना अपनी माँ पर दे रहे हो। ये सुनकर नीरज हैरान रह गया। उसकी बात का जवाब नीरज के पास नहीं था। वो मन ही मन सोचने लगा कि ये बात सच है कि माँ अब कभी ठीक नहीं होंगी, लेकिन ये भी तो सच है कि वो एक माँ है जिन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त उसके लिए कुर्बान किया है। वो एक कसमोकस में फंस गया। एक तरफ बीवी जिसका सब्र टूट चुका था, तो दूसरी तरफ माँ जिनका वजूद धीरे धीरे मिटता जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कुछ देर बाद उठकर वो माँ के कमरे में आ गया तो माँ चारपाई पर लेटी थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबी हो। नीरज उनके पास बैठा और धीरे से उनका हाथ थाम कर बोला, माँ दवा ले ली है ना? तो कावेरी जी ने कांपते होठों से धीरे से कहा, दवा नहीं देती। ये सुनकर नीरज की सांसें जैसे थम सी गईं। वो हैरत से उनकी ओर देखते हुए बोला, क्या कहा माँ? आपने दवा नहीं देती? कौन? सरिता? तो कावेरी जी ने हल्के से सिर हिलाया, जैसे जवाब देने से डर रही हो, लेकिन इनकार भी नहीं कर पा रही थी। उनकी आंखों से एकाएक ही आंसू बह निकले। नीरज ने तुरंत सरिता को आवाज दी। वो कुछ ही देर में लपक कर कमरे में आई। चेहरे पर नाराजगी थी, जैसे उसकी तन्हाई में खलल पड़ गया हो। क्या हुआ, क्यों बुला रहे हो? सरिता ने कमरे में घुसते ही कहा। तो नीरज माँ की ओर इशारा करते हुए बोला, सरिता माँ कह रही है कि उन्हें दवा नहीं दी जाती, और तुम तो कहती हो रोजाना वक्त पर दवा देती हो। तो सरिता ने झट से सफाई दी, अरे वो तो कुछ भी कह देती हैं। तुम्हें पता है उनकी याददाश्त कितनी कमजोर हो गई है। पिछले हफ्ते तो उन्होंने मुझे अपनी बहू कहने से भी इनकार कर दिया था। ये सुन नीरज ने अपनी माँ की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी। सरिता, उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अगर वो दवा नहीं खा रही तो ये उनके लिए ठीक नहीं है, नीरज ने कहा। तो सरिता झुंझलाते हुए बोली, नीरज तुम्हें मेरी किसी बात पर यकीन नहीं होता है? मैं रोजाना उन्हें दवा देती हूँ, अगर वो भूल गई हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर? अच्छा, तो आज सुबह कौन सी दवा दी थी? नीरज ने नरमी से पूछा। तो वो एक पल को रुकी, फिर बोली, वही जो डॉक्टर ने पिछली बार दी थी। तुम्हें क्या मालूम? तुम तो साथ भी नहीं जाते। ये सुनकर नीरज चुप हो गया। ये सच था कि वो कभी साथ नहीं गया, क्योंकि हर बार जब डॉक्टर के पास जाना होता तो सरिता कोई ना कोई बहाना बना देती। नीरज ने कई बार कहा भी कि चलो मैं भी साथ चलता हूँ, डॉक्टर से बात करनी है, मगर हर बार सरिता वही जवाब देती, मैं सब संभाल लूंगी, तुम्हारी फैक्ट्री का काम ज्यादा रहता है, तुम उसे संभालो। मगर उस वक्त नीरज को ये जिम्मेदारी लगती थी, लेकिन आज ये छुपाने की कोशिश लग रही थी। नीरज उठा और माँ की दवाइयाँ की अलमारी की ओर गया। एक पुरानी शीशी पड़ी थी जिस पर दवा की तारीख 2 महीने पुरानी थी और बाकी पैकेट तो अभी खोले ही नहीं थे। नीरज कुछ बोलता उससे पहले ही सरिता ने सफाई देते हुए कहा, वो तो पुरानी दवा है, डॉक्टर ने बाद में नई लिख कर दी थी, पर तुम्हें ये सब समझाना बेकार है। नई दवा कहाँ है? नीरज ने पूछा। तो सरिता धीरे से बुदबुदाई खत्म हो गई। यह सुनकर अब तो नीरज को यकीन हो गया था कि कुछ ना कुछ जरूर छुपाया जा रहा है, और माँ की हालत उसकी गवाही भी दे रही थी। कुछ सोचते हुए वो वहां से उठा और दफ्तर के लिए निकल गया। आज पूरे दिन ऑफिस में नीरज के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि आखिर सरिता के दिमाग में चल क्या रहा है। अब वक्त था सच से पर्दा हटाने का। शाम को करीब 7 बजे नीरज काम पूरा होते ही दफ्तर से निकल पड़ा। रास्ते भर दिल में बस एक ही दुआ निकल रही थी, हे भगवान माँ ठीक हो जाएं।
जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला तो अंदर एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। न टीवी की आवाज थी और न ही सरिता की चहल पहल। खामोशी देखकर नीरज के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो दौड़कर माँ के कमरे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा हल्का सा खुला था, मगर अंदर का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी माँ कावेरी जी फर्श पर गिरी हुई थी। माँ नीरज के मुंह से चीख निकल गई। वो झुककर उन्हें सीधा करने लगा। उनके होंठ फटे हुए थे, माथे पर हल्की चोट का निशान और आंखें अधखुली थी, जैसे तकलीफ में भी उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। सरिता, नीरज ने ऊंची आवाज में पुकारा। ये क्या हुआ? तो किचन से सरिता की आवाज आई। अब क्या होगा? क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्ला रहा हूँ? अरे माँ जमीन पर गिरी है और तुझे दिखाई नहीं देता, नीरज ने गुस्से से कहा। तो कावेरी कमरे में आई, एक नजर कावेरी जी पर डाली और बोली, हाय फिर वही ड्रामा। नीरज अब तो तुम भी समझो, ये सब इनकी आदत है। खुद को जानबूझकर गिरा देती हैं ताकि मुझे जालिम बहू साबित कर सकें। नीरज माँ के चेहरे से मिट्टी साफ कर रहा था, मगर सरिता के अल्फाज उसके कानों में जहर घोल रहे थे। तुम्हें लगता है कि माँ खुद से गिरी है? नीरज ने उसकी ओर देखते हुए कहा। हाँ और नहीं तो क्या, ये पहले भी ऐसा कर चुकी हैं। मैं कई बार इन्हें गोद में उठाकर चारपाई पर लिटा चुकी हूँ। अब मुझसे नहीं होता ये सब बोलकर सरिता पैर पटकते हुए बाहर चली गई। नीरज ने उठकर माँ के लिए पानी गर्म किया, नरम तौलिया लिया और उनका चेहरा धोना शुरू किया। उनके गालों पर मिट्टी जमी थी, माथे पर चोट का निशान गहरा होता जा रहा था। हर धुले हुए धब्बे के साथ नीरज के दिल पर एक नया दाग बनता जा रहा था। उसने माँ से पूछा, माँ बताइए ना, गिर कैसे गई? तो कावेरी जी की आंखों में आंसू उतर आए, मगर होंठ अब भी बंद थे। नीरज उठकर बाहर आया तो सरिता जैसे पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। उसने कहा, देखो नीरज, अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन ना हो तो बेहतर है कि तुम खुद ही अपनी माँ को संभालो। मैं अब ये सब नहीं कर सकती। वो मुझे पसंद नहीं करती, हमेशा तुम्हारे सामने पीड़ित बन जाती हैं और तुम हो कि मुझे सुनाने के बजाय उनकी तरफदारी करते हो। तो नीरज ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो गया। अगले दिन सुबह हुई तो नीरज ने अपनी माँ के लिए नरम खिचड़ी बनाई और खुद अपने हाथों से खिलाई, दवा दी और खुद से वादा किया कि अब उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मगर दिल के किसी कोने में एक अनजाना सा डर था जो लगातार फुसफुसा रहा था। क्या तू सब संभाल पाएगा? क्या सरिता और बर्दाश्त कर सकेगी? थोड़ी देर के बाद सरिता खामोशी से नीरज के पास आकर बैठी और बोली, नीरज, क्या अब हम अपनी जिंदगी यूं ही गुजारते रहेंगे, रोज माँ के साए में, उनकी बीमारी और दुख में? तो नीरज ने धीरे से कहा कि ये जिंदगी उनकी दी हुई है। अगर अब उनका वक्त है तो हम पर बोझ बने तो क्या हम उनसे मुंह मोड़ लें? नीरज की बात सुनकर सरिता एक गहरी सांस लेती हुई बोली, नीरज, मेरी एक सहेली है मधु, उसकी सास भी तुम्हारी माँ जैसी ही थी, बीमार, कमजोर, जिद्दी। मधु ने शुरू में तो सब सहा, मगर फिर उसने फैसला किया कि वो खुद को बर्बाद नहीं करेगी। उसने अपनी सास को शहर के एक वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। ये सुनकर नीरज के दिल में जैसे एक झटका सा लगा। उसने चौंक कर सरिता की तरफ देखा। क्या मतलब? तुम कह रही हो कि मैं माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दूं? नीरज ने हैरानी से कहा। तो सरिता बोली, हाँ नीरज, पहले मेरी बात पूरी सुनो। देखो, मधु की सास अब वहाँ खुश हैं। उन्हें दिन भर खिदमत करने वाले लोग मिलते हैं, वक्त पर दवा मिलती है और नरमी से बात होती है। मधु और उसका पति भी अब खुश हैं। उनकी जिंदगी में अब सुकून आ गया है। ये सुनकर नीरज ने नजरें झुका ली, आवाज उसके गले में ही अटक गई। एक तरफ सरिता की बातें थीं जिसमें सुविधा और व्यवहारिकता का पहलू था, और दूसरी तरफ माँ का वो निढाल वजूद जो जमीन पर पड़ी मिली थी। तुम्हें लगता है कि माँ वहाँ खुश रहेंगी? नीरज ने धीमी आवाज में पूछा। तो सरिता ने कंधे उचकाते हुए बोली, हाँ नीरज, क्यों नहीं? और फिर हमारी जिंदगी भी तो कोई जिंदगी है। दिन रात दवा, सफाई, और तुम हमेशा उनके एक आंसू गिरते ही
उनके दुख में डूब जाते हो। क्या मेरा कोई हक नहीं है? क्या मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है? देखो नीरज, मैं ये नहीं कहती कि तुम उन्हें भूल जाओ या उन्हें छोड़ दो। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि उनके लिए ऐसा माहौल कैसे हो सकता है जहाँ वह बेहतर तरीके से संभाली जा सकें। हम अकेले कब तक निभाएंगे? तो नीरज ने गहरी सांस ली और दिल ही दिल में स्वीकार किया कि वो सचमुच थक चुका है, शरीर से नहीं बल्कि भावात्मक तौर पर, क्योंकि हर दिन एक नए बोझ के साथ शुरू होता है। और ये सच्चाई थी कि माँ की तबीयत बेहतर होने की बजाय उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अब उसके पास कोई हल नहीं था कि वो क्या करे और क्या नहीं। अगले दिन हमेशा की तरह वो माँ के कमरे में गया। जैसे ही दरवाजा खोला तो बहुत बदबू आ रही थी। माँ का चेहरा शर्मिंदगी से बेबस था। वो लगातार बेटी की आंखों में देख रही थी, जैसे माफी मांग रही हो, कहना चाह रही हो, बेटा मैं जानबूझकर नहीं करती। नीरज खामोशी से उनके करीब गया और दूसरी चारपाई पर बिस्तर बिछाकर उन्हें लेटा दिया। जैसे ही वो पूरी सफाई करके बाहर निकला तो सरिता रसोई के दरवाजे पर खड़ी थी। उसने जोर से कहा, बस बहुत हो गया नीरज, अब कब तक इनकी सफाई करते रहोगे? आज फैसला कर लो, या तो इस घर में मैं तुम्हारी माँ रहेंगी या फिर मैं। ये सुनकर नीरज हैरान रह गया, शब्द जैसे गले में ही अटक गए। तभी सरिता ने फिर से कहा, अगर तुम्हारे बेटे होने का फर्ज खत्म नहीं होता तो पति होने का भी कुछ हक है या नहीं? क्या तुम चाहते हो कि हम अपनी सारी उम्र एक बिस्तर पर पड़ी बीमार औरत के इर्द गिर्द अपनी जिंदगी समेट कर रख दें? नीरज कुछ कहने ही वाला था कि सरिता ने हाथ उठाकर रोकते हुए कहा, नहीं नीरज, आज कोई बहस नहीं, सिर्फ एक बात सुन लो, या तो उन्हें वृद्धाश्रम में जाओ या मुझे मेरे मायके छोड़ आओ। बोलकर सरिता बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई। तो नीरज ने एक ठंडी सांस ली। घर को बचाने के लिए माँ से जुदा होने का ख्याल भी उसकी रूह को कांप गया। शाम होते ही नीरज ने एक वृद्धाश्रम के बारे में जानकारी ली और अगले दिन का समय तय कर लिया। जब माँ को बताया तो वो चुप हो गईं, आंखें नम थीं, मगर होठों पर कोई शिकवा नहीं। नीरज ने धीमे से कहा, माफ कर देना माँ, मैं कमजोर पड़ गया। कहती हुई नीरज वहां से उठा और माँ के कुछ कपड़े बैग में रखकर उन्हें लेकर वहां से रवाना हो गया। रास्ते भर कावेरी जी की आंखें बाहर देखती रहीं। हर इमारत, हर मोड़ जैसे उनकी किसी पुरानी यादों से जुड़ा था और नीरज के लिए ये हर पल किसी पछतावे का मातम बन गया। वृद्धाश्रम पहुंचे तो दरवाजे पर मौजूद स्टाफ ने नरमी से कावेरी जी को व्हील चेयर पर बिठाया। तो नीरज उनके पास झुककर कान में बस इतना ही कह सका कि यह फैसला मजबूरी का था। माँ बेवफाई नहीं। तो कावेरी जी ने भी उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर उनकी खामोशी जैसे बेटे को सजा दे रही थी, जैसे कह रही हो कि जिस रिश्ते को बचाने के लिए तूने अपनी माँ से मुंह मोड़ लिया, वो रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। उसे जिंदगी कभी माफ नहीं करती। खाए नीरज ने उनके कुछ कपड़े, दवाइयाँ और उनकी पसंदीदा छोटी सी तस्वीर कमरे में रखी और वहां से जाने लगा। लेकिन जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ा तो कावेरी जी ने इशारे से उसका दामन थामना चाहा, मगर उंगलियां हवा में ही रह गईं। नीरज एक पल के लिए रुका, पर पलट कर देख ना सका। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर निचोड़ दिया हो। अब उसे वहां खड़े रहना बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, इसलिए तुरंत बाहर निकल गया। घर लौटा तो सरिता ने कहा, अब जरा सुकून की सांस ले सकते हैं। पर नीरज ने कुछ नहीं कहा। आज उसे कमरे की दीवारें अजनबी सी लगने लगी, जैसे हर चीज उससे कुछ पूछ रही हो कि किस कीमत पर बचाया ये घर। माँ के बिना भी कोई घर घर रह पाता है। वो रात नीरज की नींद की आखिरी रात थी। वो खुद को तसल्ली देते रहा, उसने एक बेटे की नहीं, एक पति की जिम्मेदारी निभाई है। हालांकि अंदर से तो वो भी अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों में से कोई भी जिम्मेदारी वो ठीक से नहीं निभा पाया। माँ को वृद्धाश्रम में छोड़े कुछ ही दिन बीते थे, लेकिन वो कुछ दिन ही नीरज को बरसों जैसे लग रहे थे। पर हाँ,
सरिता के चेहरे पर एक अस्थायी सुकून जरूर दिखाई देता था, जैसे उसने किसी बोझ से छुटकारा पा लिया हो। एक शाम को नीरज स्टोर रूम में पुरानी चीजों को ठीक कर रहा था, तभी अचानक एक पुराना डिब्बा उसके हाथ लगा जिस पर लिखा था दवाइयाँ। नीरज ने डब्बा खोल कर देखा तो अंदर वही दवाई थी जो डॉक्टर ने कई हफ्ते पहले सुझाई थी। कुछ स्ट्रिप्स वैसे की वैसे बंद थीं, कुछ की कालावधि खत्म हो चुकी थी और कुछ बोतलें तो खाली ही नहीं हुई थी। ये देख नीरज की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे हो सकता है? सरिता तो कहती थी कि वो रोज दवा देती है। उसने तुरंत सरिता को आवाज दी। उसके आते ही नीरज ने वो डिब्बा उसके सामने रखते हुए कहा, देखो माँ की दवाइयाँ सब के सब वैसे ही की वैसे रखी हुई हैं। तुम तो कहती थी कि माँ को दवाई समय पर दे रही हो। तो सरिता ने एक पल के लिए उस डिब्बे को देखा, फिर चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाकर बोली, ओह ये पुरानी दवाइयाँ हैं। डॉक्टर ने बाद में कुछ और दवाइयाँ दी थी, ये पुरानी थी इसलिए मैंने इन्हें स्टोर रूम में रख दी थी। तो नीरज ने गुस्से भरी नजरों से उसकी ओर देखा और बोला, लेकिन तुमने तो कभी नहीं बताया कि डॉक्टर ने दवाई बदल दी है। जब मैंने पूछा तब भी तुमने यही कहा था कि सब कुछ वक्त पर दिया जा रहा है। अब अपनी चोरी छुपाते हुए सरिता झुंझला कर बोली, नीरज तुम्हें तो हमेशा मुझ पर शक ही करना है। अब अगर मैंने दवाइयाँ अलग रख दी थी तो क्या हुआ? क्या हर बात का हिसाब देना जरूरी है? ये सुनकर नीरज खामोश हो गया, लेकिन अंदर से बेहद बेचैन था। माँ की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और वो अंधों की तरह सरिता पर भरोसा करता रहा। उसकी आंखों के सामने वो लम्हा घूम गया जब कावेरी जी ने बेबसी से सर हिलाया था और टूटे हुए लफ्जों में कहा था कि दवा नहीं देती, लेकिन तब नीरज ने उसकी कमजोर यादाश्त का भ्रम समझा था। पर अब सच्चाई कुछ और ही थी। उसने तुरंत अपनी बाइक निकाली और सीधा उस डॉक्टर के क्लिनिक पहुंच गया जहां से कावेरी जी का इलाज चल रहा था। नीरज ने पुराने रिकॉर्ड मंगवाए और दवाइयों की पुरानी सूची देखी तो कहीं कोई बदलाव दर्ज नहीं था। नीरज ने डॉक्टर से पूछा, क्या कभी दवा बदली गई थी? तो डॉक्टर ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं सर, आपकी माँ की हालत ऐसी नहीं थी कि दवा में कोई बदलाव जरूरी हो। इसका मतलब सरिता ने झूठ बोला था। माँ को दवाई समय पर नहीं दी गई। वो तुरंत घर आया और डॉक्टर की फाइल लाकर सरिता के सामने रख दी, जिसे देखकर सरिता के चेहरे का रंग बदलने लगा। कुछ पल के लिए वो शांत रही, फिर बोली, तो तुम वाकई में मुझे जालिम समझते हो? तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ ही सब कुछ है और मैं सिर्फ एक मुजरिम। ठीक है, मैं गलत थी, कुछ वक्त दवा देने में कमी हुई, लेकिन क्या सरिता, तुम्हें मेरी माँ पर जरा भी रहम नहीं आया? तुमने उनकी जिंदगी के साथ लापरवाही की और मुझे अंधेरे में रखा। कहते हुए नीरज की आंखें नम हो गईं। वो सोचता रहा, माँ कितनी बार कुछ कहना चाहती थी, पर उसने उनकी खामोशी को समझने की बजाय दूसरों की बातों पर यकीन किया। अब बस एक ही सवाल उसके सामने घूम रहा था कि क्या वक्त मुझे वो सब लौटा सकता है जो मैंने अपनी माँ से छीन लिया था? शायद नहीं, लेकिन फिर भी उसने फैसला किया कि अब मैं और खामोश नहीं रहूंगा। कल शाम को दफ्तर से आते वक्त माँ को वापस ले आऊंगा, उन्हें घर लाकर उनकी सेवा करूंगा। क्या पता शायद एक वक्त के कुछ जख्म भर सकूं, लेकिन कुदरत शायद उसके इरादों की परीक्षा के लिए कुछ और ही सोच चुकी थी। अगली सुबह जब नीरज फैक्ट्री पहुंचा तो अंदर आग लगी हुई थी, जिसे देखकर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो अंदर भागा तो गोदाम के पीछे शोले आसमान छू रहे थे। धुआं हर तरफ फैल चुका था। स्टाफ कोशिश कर रहा था, फायर ब्रिगेड को कॉल हो चुकी थी, पर बहुत देर हो चुकी थी। जो कुछ बचाया जा सकता था वो सिर्फ राख का ढेर था। उसकी बरसों की मेहनत, रातों की नींद, सब कुछ उसकी आंखों के सामने जलकर राख हो गया। उस हादसे में नीरज को अंदर तक तोड़ कर रख दिया। थके पांव वापस घर लौटा तो सरिता ने उसके चेहरे की उदासी देखकर तंज कसती हुए कहा, क्या हुआ? ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है? तो नीरज ने उसे फैक्ट्री की सारी घटना बता दी, जिसे सुनकर सरिता के पैरों तले जमीन खिसक गई।
वो उसे हिम्मत देने के बजाय चिल्लाती हुई बोली, हाँ अब यही रह गया था, पहले वो बुढ़िया इस घर को खा गई, अब तुम हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाना। मैंने तो इस घर में आकर कोई सुख नहीं देखा, अब मैं ऐसी जिंदगी नहीं काट सकती। क्या मतलब? नीरज ने कांपते होठों से कहा। तो वो बोली, मतलब ये है कि मैं अब इस घर में एक मिनट भी नहीं रह सकती। मैंने भी अपनी जिंदगी के कुछ सपने देखे थे जो तुमने कभी पूरे नहीं किए और न ही आगे कर सकती हो। तुम्हारे साथ मुझे सिर्फ दुख ही मिला। उसकी बात सुनकर नीरज कुछ कह नहीं सका, बस उसकी आंखों को देखता रहा जो अब अजनबी सी लग रही थी। उसने बेबसी से कहा, अब मैंने तलाक का दावा कर लिया है, अब तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। हाँ, मैं उससे शादी करने जा रही हूँ जिसके साथ मैं सच में खुश रह सकती हूँ। फिर दरवाजे की ओर जाते हुए बोली, एक बेटा अपनी माँ को नहीं संभाल सका, एक पति अपनी पत्नी को नहीं संभाल सका और एक इंसान खुद को भी नहीं बचा सका। कहती हुई उसने जोर से दरवाजा बंद किया और हमेशा के लिए चली गई। सरिता के आखिरी बोल नीरज को अंदर तक तोड़ गए। पूरा घर खाली हो गया, ना माँ, ना पत्नी और ना ही कारोबार। अब नीरज बस एक साया बनकर रह गया था, एक साया जो रोशनी के पीछे भागते भागते खुद धुंधला हो गया। वो बिस्तर पर लेटे छत को ताकता रहा। दिल में बस यही चल रहा था कि अगले दिन ही जाकर माँ से माफी मांगूंगा। अगले दिन सुबह थका हारा नीरज वृद्धाश्रम पहुंचा तो दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो एक खामोश इमारत थी जहां न जाने कितनी माओं ने पनाह ली हुई थी। नीरज अंदर दाखिल हुआ तो एक अधेड़ उम्र की महिला ने कहा, क्या आप ही नीरज हैं? जी हाँ, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? नीरज ने कांपते होठों से कहा। तो वो बोली, आपकी माँ चंद लम्हे पहले ही चल बसी। ये सुनकर नीरज की सांसें जैसे थम सी गईं। तो उस औरत ने कहा, हमने आपको खबर देने की कोशिश की लेकिन आपका नंबर बंद आ रहा था। उनकी हालत काफी बिगड़ गई थी और अभी कुछ देर पहले ही वो इस दुनिया से चल बसी। नहीं, मेरी माँ मुझसे मिले बिना नहीं जा सकती। कहते हुए नीरज उस कमरे की ओर दौड़ा जहां कावेरी जी का पार्थिव शरीर सफेद चादर में लिपटा हुआ था। कमरे में एक सन्नाटा था। नीरज उनके पास जाकर घुटनों के बल गिर पड़ा, चादर हटाकर उनके माथे को चूमा और बोला, माँ मैं आ गया हूँ, मुझे माफ कर दो। लेकिन उनकी पलकें तो अब बंद हो चुकी थीं। नीरज उन्हें देखकर फूट फूट कर रोने लगा। अब उसके दिल में बस एक ही ख्वाहिश रह गई थी कि काश मैं अपनी माँ से माफी मांग सकता। काश वो एक बार मेरा हाथ थाम कर कहती कि बेटा मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मैं कैसा बेटा हूँ जो एक बेटा होकर भी माँ की सबसे बड़ी परीक्षा में नाकाम रहा। ये सब सोचते हुए वो फूट फूट कर रोने लगा। आश्रम के स्टाफ की आंखें भी नम थी। नीरज एकदम से उठा, अपनी माँ को नहलाया, कपड़े पहनाए और पार्थिव का इंतजाम। उनकी अंतिम विधि के वक्त नीरज का वजूद बिखरा हुआ था लेकिन दिल में अब एक ही आवाज थी। अब वो सिर्फ जिंदगी गुजारने के लिए नहीं बल्कि माफी की राह पर चलने के लिए जिएगा। उसने फैसला किया कि जहां उसकी माँ ने अपनी आखिरी दिन गुजारे थे अब वही उसका घर है। ये सोचकर नीरज अब वही सोचने पर मजबूर था। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।